हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है हमारा यह वीडियो। एक साल तक के लिए देख लीजिए, आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसीलिए आपने हमारी इस जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित तौर ही फायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन, मात्र 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे। इस व्यक्ति की आज श्रद्धांजलि यानी कि पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है और इसलिए हम इस क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं। सिर्फ 19 साल की आयु में हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले ऐसे क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, जिसकी आज पुण्यतिथि है। तो हमारी जीके 2020 चैनल की ओर से इस महान क्रांतिकारी को शत शत नमन। और बात करते हैं खुदीराम बोस की, तो इनसे जुड़े हुए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमेशा के लिए याद रखो। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को। और खुदीराम बोस का जन्म कहां हुआ था? बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में खुदीराम बोस का जन्म हुआ। और किसके नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया था? सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया था। और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड से बेहद खफा थे क्योंकि उसने बंगाल के कई देशभक्तों को कड़ी सजा दी थी। और खुदीराम बोस ने 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की जेल में पहला और सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी शहीद होने का गौरव हासिल किया था। और बात करते हैं खुदीराम बोस की, तो खुदीराम बोस के एक करीबी दोस्त थे जिसका नाम है प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। जब भी गाड़ी निकले तब उस पर बम फेंका जाए, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड के बदले एक ब्रिटेन की लेडी जिसका नाम था कैनेडी और इनका एक पोता मारा गया, इनका एक बेटा। ओके दोस्तों, और इसी के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इस व्यक्ति का आज जब पुण्यतिथि का अवसर है तो हम इसे शत शत नमन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बीज नाम के सीड बॉल किसने विकसित किए हैं? बीज बॉल यानी कि यहां आप देख सकते हैं छोटे छोटे गेंद है, तो यह है सीड बॉल जिसको विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी कानपुर। और उन्होंने इस सीड बॉल को विकसित किया है, तो यह हमारे लिए क्यों फायदा रूप है? तो देखो, मानसून का सीजन है और इसको दूर से फेंकेंगे तो जहां भी ये गिरेगा वहां पर बरसात के साथ कांटेक्ट होने में ये बीज उग जाएगा। और इसकी बहुत ही कम कॉस्ट रखी गई है, तकरीबन 3-4 रुपये में एक यह सीड बॉल बनता है। और कहीं भी फेंका जाए, बारिश का पानी गिरने पर वो उग जाएगा और पेड़ बन जाएगा। और बीज नाम रखा गया है इस सीड बॉल का, याद रखो। तो बीज नाम के सीड बॉल से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। और बीज का विकास आईआईटी कानपुर की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है अग्निस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इस सीड बॉल को विकसित किया है। और जब बात करते हैं आईआईटी कानपुर की, तो आईआईटी कानपुर के साथ कानपुर है, तो यहां आप मैप में देखिए कि यह उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये है गंगा रिवर, और गंगा रिवर के यह दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है कानपुर सिटी। तो इनसे जुड़े हुए और 3 क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर किसे माना जाता है? कानपुर को। कानपुर किस नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर। और कानपुर का मूल नाम क्या है? कान्हापुर। और कानपुर का एक उपनाम भी है, विश्व की लेदर सिटी भी कहा जाता है कानपुर को। अच्छी तरह याद रख लीजिए कि लेदर सिटी किसे कहा जाता है? विश्व की कानपुर को। ओके, तीसरा क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन में 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाएगा? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसके मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि हमारे रक्षा उत्पाद में 101 ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
क्योंकि इसका कारण है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है। क्या? स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया है और धीरे धीरे करके 2020 से 2024 तक 101 ऐसी प्रोडक्ट जो हम विदेश से आयात करते हैं उन पर बैन लगा दिया जाएगा। तो देखो, रक्षा सामान के आयात पर साल 2020 और 2024 के दौरान चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक साथ 102 प्रोडक्ट हम बंद नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, इसी तरह हम धीरे धीरे करके इस प्रोडक्ट्स को हम बंद कर देंगे। और यह बात किसने कही है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो देखो, यहां हम बात करते हैं इस इश्यू की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत योजना पर जोर दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने 5 स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। यह 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक है अर्थव्यवस्था, दूसरा है आधारभूत ढांचा, तीसरा है व्यवस्था, चौथा जनसंख्या और पांचवा मांग। तो यह 5 पिलर्स आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बताए हैं। और इस निर्णय से भारतीय रक्षा उद्योग को उन वस्तुओं के विनिर्माण का अवसर मिलेगा जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा। यानी कि भारत में ऐसे बहुत ही स्टार्टअप चलेंगे जो ऐसे रक्षा उत्पाद बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हुई विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई है? एक विमान हादसा हुआ है हाल ही में केरल के कोझिकोड में, और वहां पर 18 लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग घायल हो गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। और जब भी बात आपको केरल की सुनाई दे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन, यानी कि पिनराई विजयन। और केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और शांत घाटी कहां पर स्थित है? वो भी केरल में स्थित है। वो तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए। लेकिन हादसा हुआ, इसकी बात करें तो वंदे भारत अभियान के तहत दुबई से 190 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर कोझिकोड पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझिकोड के करीपुर हवाई अड्डे पर उतरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इसी के लिए हाल ही में एक तलाश अभियान भी जारी किया गया है। तो केरल में कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू हो गई है और जांच के लिए 30 पुलिस कर्मियों का एक विशेष दल भी बनाया गया है। 30 पुलिस कर्मियों का एक विशेष दल बनाया गया है, वो यहाँ कोझिकोड में जांच करेगी। और कोझिकोड को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कालीकट, जो एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह था और बहुत से विदेशी जहाज यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। तो इनसे जुड़ा हुआ इतिहास मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अपने दल के साथ यहां सर्वप्रथम प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया था? एक पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है? ओके। समुद्री मार्ग से आने वाला यह पहला यूरोपवासी था और आगे चलकर यह स्थान शक्तिशाली शासक जिसका नाम था जमोरिन, तो जमोरिन साम्राज्य की राजधानी बनी। ओके दोस्तों, क्या कालीकट या जमोरिन राजा जब यहां राज्य करता था तब इसकी कैपिटल या कालीकट यानी कि कोझिकोड थी। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की और इसमें टॉप पर रहे हैं स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के एक महानतम बल्लेबाज है। और दूसरे स्थान पर रहे हैं हमारे भारत देश के विराट कोहली और तीसरे स्थान पर रहे हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। तो पहले स्थान पर है स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, और यहां आप इमेज में देखिए, ए है स्टीव स्मिथ, ए है हमारे विराट कोहली और ए है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। तो देखो, बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, दूसरे स्थान पर विराट कोहली और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन इसमें बने हुए हैं। और बात करते हैं जब टेस्ट रैंकिंग की, तो टेस्ट क्रिकेट टीम की रैंकिंग क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस रैंकिंग में शीर्ष पर है हमारी भारतीय क्रिकेट की टेस्ट टीम। ओके, दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया,
लेकिन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में इंग्लैंड है वो तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है इंग्लैंड, जबकि पाकिस्तान है वो 5वें स्थान पर है। और बात करते हैं इस रैंकिंग जो जारी की है आईसीसी ने, तो आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है? मनु साहनी। और आईसीसी का हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। आईसीसी के हाल ही में अंतरिम अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इमरान ख्वाजा। और इमरान ख्वाजा ने किसका स्थान लिया है? तो हमारे भारत के शशांक मनोहर जो पहले आईसीसी के अध्यक्ष थे उनका स्थान लिया है। और 2 मंथ में इमरान ख्वाजा की जगह परमानेंट किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग का संबंध किस घटना से है? ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग जारी की जाती है जब भारी बारिश की संभावना हो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारी वर्षा। और हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग। ओके, तो भारतीय मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना के चलते रेड वार्निंग जारी किया गया था, जिसका तात्पर्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को वर्षा या बाढ़ जैसी स्थितियों पर नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रखना है। और इसे जारी किया था भारतीय मौसम विभाग ने। और बात करते हैं IMD की, जिसका पूरा नाम है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में कहे तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में कोलकाता में इसके मुख्यालय के साथ हुई थी, लेकिन बाद में ईस्वी सन 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और फिर 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 7वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निम्न में से कौन स्वच्छता सप्ताह मनाएगा? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हाल ही में हमारा रेल विभाग, रेलवे डिपार्टमेंट स्वच्छता सप्ताह मनाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेलवे डिपार्टमेंट। तो देखो, रेलवे विभाग सप्ताह के दौरान विशेष सभी सफाई अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें रेल लाइनों, स्टेशन कार्यालयों, आवासीय बस्तियों, कार्यस्थलों और स्टेशनों के आसपास के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और रेल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेल लाइनों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे को विशेष तौर पर हटाया जाएगा, और इसीलिए एक स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है रेल विभाग ने। और जब बात करते हैं रेलवे की, तो इंडियन रेलवे से जुड़े 5 क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? हुसैनपुर, कपूरथला में। भारत में प्रथम रेलवे कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई है? मार्च 1905 में। रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के हैं, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। 8वां क्वेश्चन, कोविड-19 संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए स्वचालित RNA निष्कासन मशीन किसने खरीदी है? रिबोन्यूक्लिक एसिड निष्कासन मशीन हाल ही में लेह में खरीदी गई है, जिसका मुख्य हेतु है कोविड-19 संक्रमण की जांच में तेजी लाना, और वो भी स्वचालित है यह RNA निष्कासन मशीन। तो देखो, RNA निष्कासन मशीन को पहली बार समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर लगाया जाएगा। रिबोन्यूक्लिक एसिड जीनोमिक कोड है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक 4 मैक्रोमोलेक्यूल्स में एक होता है, और इसी तरह की मशीन लगाई जाएगी लेह में। और यह अत्यंत सक्षम मशीन है और उच्च शुद्धता और विश्वसनीयता पूर्ण तरीके से न्यूक्लिक एसिड प्रदान करता है, और एक ही समय में अधिकतम 32 नमूनों का अलग कर सकती है, यानी कि एक साथ 32 नमूनों की जांच कर सकती है यह मशीन, जिसे लगाई गई है लेह में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा किसने की? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह समुद्र में ऐसा तेल रिसाव हुआ और हाल ही में 2 सप्ताह तक के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है मॉरिशस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस देश ने 2 सप्ताह के लिए यह आपातकाल की घोषणा की। तो हादसा क्या हुआ है वो आप इमेज में देख सकते हैं।
मॉरिशस के द्वीप को जापानी स्वामित्व वाले जहाज के तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था, जो कुछ दिनों पहले तट से दूर फंसे हुए थे। तो यह जापानी ऐसे जहाज थे, तेल रिसाव के कारण यहां पर बुरी तरह फंस गए हैं और यह समुद्री जल है वो पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। और इसके लिए फ्रांस की कंपनियों को भी यहां आमंत्रित किया गया है कि यह तेल रिसाव की घटना को फिर से ठीक करे, यानी कि तेल को कलेक्ट करे। तो जापानी कंपनियों नागासाकी शिपिंग लिमिटेड और ओकियो मैरीटाइम कॉरपोरेशन का एमवी वाकाशियो 4000 टन ईंधन लेकर ब्राजील से सिंगापुर जा रहा था। कितना ईंधन था? 4000 टन ईंधन था और इसका रिसाव हो गया, और वो कहां पर? मॉरिशस देश में। तो आप पहले तो मैप में देखें कि मॉरिशस कहां पर स्थित है। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यह अफ्रीका और यहां पर है मॉरिशस, और मॉरिशस की कैपिटल का नाम है पोर्ट लुई। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियाई रुपया, और मॉरिशस द्वीप एक विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में विख्यात है। तो डोडो पक्षी कहां पाया जाता था? मॉरिशस में। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में पीएस रानीपसे किसके नए महानिरीक्षक होंगे? पीएस रानीपसे वो अब सीआरपीएफ के महानिरीक्षक होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीआरपीएफ, और इसके महानिरीक्षक बन गए हैं पीएस रानीपसे। तो देखो, ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, और जब बन गए हैं सीआरपीएफ के यह महानिरीक्षक, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी कि सेवा और निष्ठा। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई। 11वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हाल ही में गूगल के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र ने। तो देखो, महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, और यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे। कितने? 1.09 लाख स्कूल शामिल होंगे, और सभी के स्टूडेंट्स कितने हैं? 22.03 मिलियन से भी अधिक छात्र को इस ऑनलाइन एजुकेशन से लाभ मिलेगा, और यह कदम उठाया है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र के बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद करो। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम क्या है? मुंबई, जिसे हमारे भारत देश की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे, यहां पर आपने पढ़ा। और बात करते हैं जब गूगल की, तो गूगल के बारे में यह बेसिक इंफॉर्मेशन भी याद रख लो कि गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूएसए के कैलिफोर्निया में, और यहां आप हेडक्वार्टर बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। और गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। स्थापना किसने की? गूगल के 2 स्थापक हैं, एक है लैरी पेज और दूसरे है सर्गे ब्रिन। दोस्तों कौन है? दूसरे है सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की, और इसका सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ है। क्लियर? वेरी गुड। 12वां क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, अमेजिंग अयोध्या नामक किताब की फ्रंट पेज, इसका लेखन किया है नीना राय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीना राय। और इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2020 में, लेकिन इसका लेखन किसने किया है? नीना राय ने, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो देखो, नीना राय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक नवंबर में रिलीज होगी। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। और पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। नाम मत भूलिएगा, अमेजिंग अयोध्या, जिसकी लेखिका है नीना राय।
13वां क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन होंगे? पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए हाल ही में एमडी और सीईओ बन गए हैं हरदयाल प्रसाद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरदयाल प्रसाद, और आप इमेज में भी देख सकते हैं हरदयाल प्रसाद को, वो बन गए हैं पंजाब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ। तो देखो, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। और हरदयाल प्रसाद ने किसका स्थान लिया? नीरज व्यास का। किसका? नीरज व्यास का स्थान लिया है। और 10 अगस्त को पद से हटने के बाद, यानी कि कल ही नीरज व्यास इस पद से हट गए और बन गए हैं हरदयाल प्रसाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की टैगलाइन क्या है? घर की बात। और यहां पर भी टैगलाइन को पढ़ सकते हैं, घर की बात, जो इस फाइनेंस कंपनी की टैगलाइन है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में परिवार पहचान पत्र कहां लॉन्च किया गया है? हरियाणा सरकार ने मेरा परिवार मेरी पहचान एक पोर्टल लॉन्च किया और इसके तहत परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया गया है हरियाणा में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, हरियाणा। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, वो है सरजू देश, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। गायत्री आर्या, सोलंकी मनोज और रणजीत सिंह वाघेला, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। डेली करंट अफेयर का आंसर भेजते हैं काजी यूनुस। हेमराज माली, पिछले दिनों से लगातार सही आंसर, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्केश राठौड़, डिटेल में आंसर लिखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, वो है अनिका ठाकुर, वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुकी है और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उन्होंने इस परिवार पहचान पत्र योजना को लॉन्च किया, बहुत ही अच्छी बात। सौंदर्वा अशोक, आपका बढ़िया जवाब है। तो अरबाज खान ने हरियाणा, इसकी स्थापना, इसकी कैपिटल और इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं वो भी बताया। और साथ साथ मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो है हरियाणा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और इसी तरह डिटेल में आंसर लिखने के लिए अरबाज खान, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो गुजरात अमरेली से बिलोंग करते हैं। तो हमारा एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिसका नाम है गजेंद्र नाहक, और उन्होंने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और 14 अंकों का यह पहचान पत्र, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, बहुत ही बढ़िया। और DNSH रावत, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। शिवानी रानी कश्यप फ्रॉम दिल्ली से, और उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आंसर बताया है। तो आप कमेंट लिखा करो, साथ साथ कमेंट पढ़ भी लिया करो, क्योंकि एक बार जो आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, भारत किस देश में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? मैंने आपको कल ही इसके बारे में डिटेल में बताया था कि काउकाज 2020 यह एक अभ्यास है, एक्सरसाइज है। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज में हमारे भारत देश को न्योता किस देश ने भेजा है? आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर लिखना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक छोटी सी हेल्प हमें कर सकते हैं 1 मिनट का वक्त देकर। किस तरह? फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो की लिंक शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।